students, welcome back to our channel All Over NCERT. I hope you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हम लोगों ने जो है अपना ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर कर लिया है, एग्रीकल्चर उसका तो रिवीजन वीडियो भी आ गया है, बट सिविलाइजिंग नेटिव कहीं ना कहीं हमारा छूट गया। जैसे सिविलाइजिंग नेटिव मैंने पढ़ा तो दिया है, लेकिन इसका रिवीजन वीडियो अभी तक नहीं आया। तो चलिए तो आज हम लोग करते हैं सिविलाइजिंग नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन का रिविजन। इस रिविजन वीडियो में हम लोग बेसिकली चैप्टर को पूरा पढ़ने वाला है और फिर उससे क्या कहते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स भी आज रिवाइज करने वाले हैं। तो टीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ हर चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसकी केस स्टडीज से लेकर इसके सोर्सेज सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल इफेक्टेड द राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स and tribal. In this chapter, we will try and understand what implication it had for lives of students. For the British in India, wanted not only the territorial conquest and also control over revenues. They also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. What change were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized, and made into what British believed were good subjects? The British could find no simple answers to this question. They continued to be debated for many decades. तो अब यहाँ पे अर्ली चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो राजा और नवाब थे इन लोगों का बेचारों की ज़िंदगी ख़राब कर दी और इन्होंने बहुत ज़्यादा मारा और इनका राज्य छीनने की कोशिश करी। और भी पीजेंट्स और ट्राइबल्स में भी इतनी सारी रेगुलेशंस लगा के इन्होंने बेचारों को उनको कुछ कमाने भी नहीं दिया, है ना। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने जो बच्चे थे उनके साथ क्या करा, मतलब जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ। फॉर ब्रिटिश, तो ब्रिटिश वो चाहते थे, ब्रिटिश यही नहीं चाहते थे कि भाई उनको टेरिटरी लेनी है और जो उनको रेवेन्यूज़ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, नहीं, वो ये भी चाहते थे कि वो एक कल्चरेशन करें, वो जो इंडिया वाले लोग हैं इनको सिविलाइज करें, इनके जो कस्टम्स हैं और ट्रेडिशन है इनको बदलें। वो चाहते थे कि इंडियन जो है सिविलाइज हो और जो ब्रिटिश चाहते हैं जैसे कि गुड सब्जेक्ट्स वो ये बने। तो हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा इंडिया में एजुकेशन कैसे देखी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन में। तो यस डियर स्टूडेंट, तो ब्रिटिशर्स ने कैसे एजुकेशन देखी इंडिया में। तो लेट अस लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक for granted involved in last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. तो यहाँ पे देखो डिस्टेंट ब्रिटिश ने पहले एजुकेशन देखी, फिर देखा कि ऐसा क्या वो ऐसा एजुकेशन में कर सकते हैं कि जो हम लोग हैं हम लोग सिविलाइज हो चुके हैं, और वो चाहते थे, और जो आज हम लोगों का इतना एजुकेशन का हो रहा है वो लोग भी ब्रिटिशर्स की वजह से थोड़ा बहुत उसमें ब्रिटिशर्स का भी योगदान है। उसका भी जो बहुत सारे इंडियंस थे वो क्या बिलीव करते थे ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन में, ये भी हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. तो very important short answer कि when did William Jones arrived in Calcutta? So you will write in 1783. फिर आता है he had an appointment with as a junior judge at a Supreme Court and the company had set up. दैट कंपनी एट सेटअप, तो यहाँ पे उसके लिए एक अपॉइंटमेंट था जूनियर जज का सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनी ने बनाया था। इन एडिशन टू बीइंग द एक्सपर्ट इन लॉज, जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट यानी कि अ पर्सन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेज, तो वो जोन्स था, ठीक है। ही हैज स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी थी उसने ग्रीक एंड लैटिन, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड हैड पिकअप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड. And he had also learned Persian at Calcutta. Then next year, he began spending many hours a day with pundits who taught him subtitles of Sanskrit language, grammar, and
पोएट्री। तो पंडित जो थे जोन्स को सिखाते थे कि भाई संस्कृत कैसे पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें। सून ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, लॉ, फिलोसफी, रीजन एंड पॉलिटिक्स, मोरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंस। तो वो इतनी सारी चीज़ें पढ़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, जोन्स डिस्कवर्ड हिज इंटरेस्ट बाय शेयर्ड और बाय इंटरेस्ट was shared by many British officials living in Calcutta at that time. Englishmen like Henry Thomas Coolbrooke, Nathaniel Hallett were also busy in discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. Together with them, Jones set up a Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. तो अब देखो क्या हुआ, जो जोन्स डिस्कवर किया ये सारी चीज़ें, और भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी ये सब करा, जैसे हेनरी थॉमस कूलब्रुक और एक था नेथानियल हैलेट। इन लोगों ने भी जो है क्या करा, डिस्कवर कर रहे थे एंशियंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स टू इंग्लिश. Together with them, Jones set up a Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. तो इन दोनों के साथ जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई और एक जर्नल स्टार्ट करा जो कि है एशियाटिक रिसर्चेस. जोन्स एंड कूलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स बोथ इंडिया एंड वेस्ट. Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past but had subsequently denied. In order to understand India, it was necessary to discover the scarce and legal texts that were produced in ancient period. तो इनको लगा कि इंडिया को समझने के लिए जो स्कार्ड और जो लीगल टेक्स्ट होते हैं इनको पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम लोग इंडिया को समझ सकें कि भाई इंडिया कैसी कंट्री है. फिर ये कहते हैं दैट फॉर ओनली दोज who could reveal the real ideas and laws of Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development of India. तो ये सारी चीज़ें जो है जोन्स, विलियम जोन्स और ये सब लोगों ने सोचा कि इसलिए जो है हमें ये स्कार्ड टेक्स्ट जो है पढ़ने पड़ेंगे. फिर सो जोन्स एंड कूलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग द एंशियंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग्स, ट्रांसलेटिंग them, making their findings known to others. This project they believed would not only help British to learn from Indian culture but will also have Indians to rediscover their own heritage. तो उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें करने से ना ही सिर्फ हमें फ़ायदा होगा पर ये फ़ायदा इंडियंस को भी होगा कि भाई वो अपनी जो हेरिटेज है उसको फिर से रीडिस्कवर कर सकते हैं. उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, understand lost glories of past. In this process, British would become the guardians of Indian culture as well as its master. Influenced by such ideas, company officials argued that British ought to promote Indian rather British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit, Persian literature, poetry. The official who taught Hindus and Muslims ought to taught what they were already familiar with, and what they valued and treasured, not subject that were alien to them. Only then they believe could British hope to win the place in the hearts of natives. तो ये ऐसा ब्रिटिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि जो लोग हैं उन पर विश्वास करना स्टार्ट कर दें कि भाई हाँ देखो ये हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, हमारे लिए स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, वो भी हमारी खुद की लैंग्वेज में, हमें फोर्स भी नहीं कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए. तो इसलिए ब्रिटिश ये सारी चीज़ें करते हैं. उनको लगता है कि हमें उनको जो सब्जेक्ट उनको पसंद है, जिससे वो फेमिलियर है, हमें उनको वही पढ़ाना चाहिए, ना कि वो जो जो जिसको वो पसंद नहीं करते. तो इसलिए ब्रिटिशर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके हार्ट जीतने थे, यानी कि इंडियंस के. फिर देखो डी स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि hearts of native, then only the alien ruler accepted to be respected by their subject.
तभी वो लोग कहते हैं अगर हम लोग ऐसा करेंगे तभी जो हमारे जो मतलब कंपनी में जो काम करते हैं जो रूलर्स हैं जो उनके नए नए बाहर के रूल्स बने हैं वो तभी उनको रिस्पेक्ट करेंगे जब हम उनका कहना मानेंगे। तो ब्रिटिशर को बस चलो इतनी अक्ल तो आ गई थी, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया है, विद ऑब्जेक्ट इन व्यू मद्रासा वॉज सेटअप इन कलकत्ता इन 1781। तो इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो मद्रासा है वो सेटअप की गई कलकत्ता में इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। एंड हिंदू कॉलेज वॉज established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for administration of country। तो देखो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मद्रासा बनाई कलकत्ता में 1781 में। और उसी के बाद हिंदू बनारस कॉलेज जो था वो एस्टेब्लिश किया गया 1791 में। फिर इन्होंने बोला है कि हिंदू बनारस कॉलेज में जो है इसमें जो था स्टडी ऑफ संस्कृत और ये सारी चीज़ें कर रही थी। और साथ ही साथ जो आपका ये मद्रासा थी यहाँ पे जो है आपका पर्शियन, अरेबिक, ये सारे लॉज, इस्लामिक लॉज बताए जाते थे। तो अब मद्रासा क्या होती है, एन अरेबिक प्लेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, अरेबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, तो आप ये लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपका मूवमेंट टू वॉर्न हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्टमार्टकॉट 1830 नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता। This image represents how Orientalists thought British power in India. You will notice that majestic figure of Hastings and ostracizing supporters of Orientalists placed between the standing Pandit on the side and seated Munshi on the other side. Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them vernacular languages, tell them what about local customs and laws, and help them to translate the interpret ancient text. Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient customs of the country and oriental learning ought to be the basis of British rule in India। तो अभी तो मैंने पढ़ा, ये यहाँ पे आपकी जो पिक्चर दी है ये यहाँ पे लिखा है फिगर 3 में। तो यहाँ पे जो है एक मॉन्यूमेंट है वॉरेन हेस्टिंग का बाय रिचर्ड वेस्ट मार्कॉट, और ये 1830 में बनाया था। नाउ ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक पंडित है और एक जो है आपका मुंशी है। मुंशी बेसिकली वो होता है जो पर्सन हो गया रीड राइट एंड टीच पर्शियन। ठीक है, और उसके बाद फिर साथ ही साथ ओरिएंटलिस्ट। हाउ ओरिएंटलिस्ट यानी कि दोज विद द स्कॉलरी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। उसके बाद वर्नैकुलर, द वर्नैकुलर रिफर्स टू द लोकल लैंग्वेज और डायलैक्ट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो स्टूडेंट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे लिख रखा है, from the early 19th century, many British officials began to criticize Oriental learning. Orientalist version of learning. They said that knowledge of East was full of errors and unscientific thought. तो उन्होंने कहा कि नॉलेज ऑफ ईस्ट जो थी वो पूरे एरर्स में थी और बहुत ही अनसाइंटिफिक में थॉट थे। जो ईस्टर्न नॉलेज है वो नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग एट द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन इंक्रीजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। James Will, one of those who attacked the Orientalists, the British effort, he declared, should not be teach what the natives wanted or what they suspected in order to please them and win the place in their heart। तो ये जेम्स मिल तो था एक ओरिएंटलिस्ट। तो ये वो इंसान था जिसने ओरिएंटलिस्ट में अटैक करना चालू किया, क्योंकि ये चाहता था कि जो ये लोग हैं ये लोग ब्रिटिश ये जो संस्कृत और ये सब पढ़ा के खाली टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो चाहता था कि नॉलेज ऐसी हो जो यूज़फुल हो और प्रैक्टिकल हो। तो इसलिए कहा था हम इसलिए नहीं पढ़ाए नेटिव्स को कि हमें उनके दिल में एक जगह लेनी है, हमें सिर्फ उनको सिविलाइज करना है और हम लोग सिर्फ यूज़फुल और प्रैक्टिकल नॉलेज से ही सिविलाइज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इंडियन शुड मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट वेस्ट मेड रेदर देन द पोएट्री एंड स्कार्ड टेक्स्ट ऑफ ओरिएंट। By 1830s, the attack on Oriental became sharper। तो 1830s के बीच में जो ओरिएंटलिस्ट में अटैक हो रहा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। One of the most
most outspoken and influential such critics of that time was Thomas Babington Macaulay. तो उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा फेमस जो क्रिटिक था, यानी कि ईस्टर्न एजुकेशन के, ईस्टर्न लिटरेचर के अगेंस्ट, वो था आपका थॉमस बाबिंगटन मैकले. तो he saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. Who could deny, declared Macaulay, a single cell of a good in European library was worth द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया. तो इसने ये लाइन बोली थी, द सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया. इसका कहने का मतलब था कि अगर हमारी लाइब्रेरी से उन्होंने एक भी बुक पढ़ ली तो पूरा इंडिया और जो अरेबिया में लोग रहते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा उनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेस्ट लिटरेचर उसमें है. तो ये कहना चाहते थे कि भाई हमारे पास ही सबसे अच्छी नॉलेज है, आप लोग हमारी जो चीज़ें हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हो. नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि ही आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज नो प्रैक्टिकल यूज. तो उन्होंने कहा कि ओरिएंटल लर्निंग पढ़ा के आप लोग कर क्या लोगे, इससे तो कुछ होने का है नहीं, चाहे आप कितने संस्कृत पढ़ा लो, चाहे कितने अरेबिक पढ़ा लो. विद अ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैक्यूले emphasized the need to teach English language. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature of the world had produced. तो मैगुलर कहता है बेसिकली कि अगर हम लोग को इंग्लिश पढ़ाते हैं और ईस्टर्न एजुकेशन देते हैं तो इससे क्या होगा, वो लोग फाइनेस्ट लिटरेचर वर्ड की पढ़ पाएंगे. यानी कि अगर ये संस्कृत से पढ़ेंगे तो संस्कृत तो कुछ होने का है नहीं, तो इनको संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हो. ये लोग ये कहते हैं कि भाई संस्कृत मत पढ़ाओ, अरेबिक मत पढ़ाओ, इनको इनमें जो है फालतू का पैसा बर्बाद करना बंद करो और जो है तुम लोग इनको इंग्लिश पढ़ाओ. इंग्लिश पढ़ने से ये लोग जो है बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट लिटरेचर जो वर्ड के हैं वो ये पढ़ पाएंगे. नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट कि ही फेल्ट दैट नॉलेज इंग्लिश विल अलाउ इंडियंस टू रीड द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड. इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी. तो फिर ये कहते हैं कि इससे क्या होगा, वो जो वेस्टर्न साइंस फिलोसफी वगैरह इनके बारे में भी जो इंडियंस होंगे वो जानने लगेंगे. वैसे तो इंडियन इसी वजह से, लेकिन अगर हम लोग उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे यानी कि इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इससे वो सिविलाइज्ड हो जाएंगे. तो ये वो कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश does be a way of civilizing people, changing their tax value and culture. फिर देखो following Macaulay's minute the English Education Act of 1835 was introduced. तो मैकुले को ध्यान रखते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट यानी कि 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ था. डिसीजन व्हाट टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर एजुकेशन. इसमें यह था कि भाई कोई भी एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन वगैरह सब में जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से ही पढ़ाया जाएगा. फिर यहाँ पे बोलते हैं कि क्या कहते हैं एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक कलकत्ता मद्रासा और हिंदू बनारस कॉलेज. फिर कहते हैं कि ये सारी जो तुमने इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाई है इन सबको बंद कर दो. ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाए. दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस. तो अगर क्वेश्चन आता है दैट विच इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, सो यू विल राइट कलकत्ता मद्रासा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज. फिर दैट वर फॉलोइंग देमसेल्व्स इनटू डिके. इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगिन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स. अब यहाँ पे इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स छपने लग गई स्कूलों के लिए. एडुकेशन फॉर कॉमर्स यानी कि हमेशा मतलब जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमेशा जो ब्रिटिश हैं वो हमेशा अपना प्रॉफिट ही देखते आ रहे हैं, चाहे तुम उन्हें कितना ही अच्छा समझ लो लेकिन वो देखेंगे अपना प्रॉफिट ही. तो वो क्या है उसमें भी उन्होंने प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर दिया कि हम एडुकेट कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ हमारे काम आने चाहिए इंडियन. मतलब अगर जो है वो लोग जो है ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोचते थे कि भाई हम लोग इनको पढ़ा रहे हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो जब ये इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं तो ये हमारी मदद कर देंगे. कभी हमें कुछ कंपनी का काम होगा तो हम लोग इनको भिजवा देंगे दूसरी ओर, यही लोग बात कर लेंगे हमारे अगेंस्ट. तो कंपनी वाले बहुत चालाक थे, वो चाहते थे कि इंग्लिश इनको अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इनसे फ़ायदे लिए जाए, इनको जो है हम लोग जो है अपना काम करवा देते हैं कंपनी का. तो ये लोग जो थे बहुत चालाक थे. कहीं ना कहीं इन्होंने इंग्लिश भी इसीलिए पढ़ाई क्योंकि इनको अपना रेवेन्यू चाहिए था.
नेक्स्ट आते हैं इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एजुकेशनल डिस्पैच। तो एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गया। द गवर्नर जनरल इंडिया इशूड बाय चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड ने भेजा था ये डिस्पैच, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इट केम टू नो एज वुड्स डिस्पैच, क्योंकि उसका नाम चार्ल्स वुड है तो उसकी कास्ट को जोड़ के हो गया वुड्स डिस्पैच। फिर है आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। इट emphasized once again practical benefits of system of European learning as opposed to Oriental knowledge। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो वुड डिस्पैच है बोलती है कि भाई यूरोपियन लर्निंग से ही सारा इंडियंस को यूरोपियन लर्निंग ही कराओ। यूरोपियन लर्निंग इन सेंस मीन्स दैट इनको इंग्लिश पढ़ाओ, इनके जो जिस तरह से कपड़े वपड़े पहनते हैं इनके कपड़ों को भी मतलब थोड़ा सा सिविलाइज करो और इनके कपड़े भी अच्छे बनाओ। ये जैसे कि आजकल देश में आपने देखा होगा, आपके घर में ज़्यादातर मम्मी लोग ये सब लोग मैक्सी पहनते हैं ना। मैक्सी जो था इंडियन कल्चर में नहीं था। इंडियन जो लोग थे वो ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहनते थे, लेकिन मैक्सी ये सारे जो कोट्स ब्लेजर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स ही हमारी कंट्री में लाए हैं, वरना ये इंडियंस ये नहीं पहनते थे। इंडियंस तो अपने स्वेटर बुन लिया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से अब इंडियंस कोट पहनने लग गए, जैकेट पहनने लग गए, ये सारी चीज़ें पहनने लग गए, ठीक है डिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हुई। नेक्स्ट है वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच pointed to was economic. European learning, it said, would enable Indians to recognize their advantages and that followed from the expansion of trade and commerce, and make them to see the importance of developing resource of the country. Introducing them to European way of life would change their taste and desires and create a demand for British good. For Indians would begin to appreciate and buy things that produced in Europe. तो ये लोग कहते हैं कि भाई यूरोपियन लर्निंग इनको कराओ, जिससे ही क्या होगा, ये लोग खुद ही सोचेंगे कि नहीं हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम ना बिल्कुल स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे जैसे ब्रिटिश पहनते हैं वैसे। तो ऐसा ये लोग चाहते थे ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स का सामान खरीदें ताकि इनका रेवेन्यू बढ़े। मेन इनका फोकस इतना इसमें था कि भाई इनको अपना धंधा बढ़ाना था। इसलिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग इंडियंस को ही हमेशा कहते थे कि भाई इनको यूरोपियन लर्निंग सिखाओ, जिससे ये लोग जो इंडियन क्लोथ है जैसे साड़ी वगैरह है ये सब छोड़ दें और ये लोग जो है एकदम ब्रिटिशर्स की तरह कपड़े पहने बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो ये सब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई जो है कहीं ना कहीं ये लोग हमारे जैसे कपड़े पहने। तो ये जो था आपकी कहीं ना कहीं अंग्रेज जो लोग थे वो लोग ये चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिस्टर हम लोग कि क्या कहते हैं, वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई जो इंडियंस इतने गंदे अनसिविलाइज्ड हैं, इनको ना कोई विश्वास करता है, इनमें ना कोई करता है, अगर हम लोग इनको इंग्लिश वगैरह सिखाएंगे तो ये लोग जो है थोड़े से और बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल यानी कि बहुत सत्यवान बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले बन सकते हैं। तो हम लोग इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और हम लोग इनको अपनी कंपनी में एज अ सर्वेंट रख सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद फिर है लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ऑफ द फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। इट वुड also not instill in people a sense of duty and commitment to work। तो इससे क्या होगा, लोगों में एक वो आएगी कि भाई अब हमने वादा किया तो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी इससे उनके उसमें आएगी। नॉर कुड द डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्किल चाहिए होती है वो भी डेवलप करेगा अगर हम लोग इनको यूरोपियन लर्निंग यानी कि इंग्लिश सिखाते हैं तो। उसके फिर आता है नेक्स्ट, फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स of the government was set up to extend control over the matters regarding the education. Steps were taken to establish the system of university education. In 1857, while sepoys rose a revolt in Meerut and Delhi, universities began to establish in Calcutta, Madrasa and Bombay. Attempts were also made to bring about change within the system of education, school education. तब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जब 1854 का डिस्पैच हुआ तो बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट के मैटर थे रिगार्डिंग एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बहुत सारे स्टेप भी देखे गए थे, यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, लेकिन इन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सिखाया करते थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट फिर जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ
तो ये हुआ था मेरठ और कलकत्ता में। तो इसके बाद भी जो कलकत्ता और मद्रास थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी जो कि आपकी इंग्लिश सिखाती थी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने ये सब पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे का। तो यस डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज ऑफ वॉइस। तो यहाँ पे लिख रखा है emphasizing the need to teach English vernacular declared all parties seem to be agreed on one point, that dialects more commonly spoken among innate of India contain neither literary or nor scientific information, and are moreover so poor and rude that until they are enriched from some other quarter it will not be easy to translate my valuable work into them। तो ये कहा था थॉमस बाबुंटन ने 2 फरवरी 1835 ऑन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। ओके, देन सोर्स नंबर 2 है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सोर्स नंबर 2 दिए है एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज वॉज डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क द फाइनल इंट्रम्फ of those who oppose Oriental language. We must emphatically declare that the education which is desired to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts, services, philosophy and literature of Europe, in short European knowledge। तो ये सारे तो दिए स्टूडेंट सोर्सेज हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन आपके यहाँ पे आती है नेक्स्ट डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। So the argument for practical knowledge was strongly criticized by the Christian missionaries in India in 19th century। तो भाई प्रैक्टिकल एजुकेशन जो थी ये बहुत ही ज़्यादा तो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ये इसको हमेशा अपोज करते थे कि भाई इतनी क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए, हम लोगों को इंडियंस को उनकी वाली एजुकेशन ही देनी चाहिए जो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। द मिशनरी फेल्ट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल करेक्टर ऑफ पीपल एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। तो ये लोग तो चाहते थे भाई क्रिश्चियन एजुकेशन करवाओ, क्रिश्चियन एजुकेशन तो इनकी मोरलिटी सब सुधर जाएगी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि क्रिश्चियन एजुकेशन को प्रमोशन मिले। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि अंटिल 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज द मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। कब तक? 1813 तक। इट फियर दैट मिशनरीज activities would provoke reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India. Unable to establish the institution within British controlled territories, the missionaries set up a mission in Sirampur in an area under the control of the Danish East India Company. The printing press was set up in 1800 and the college was established in 1818। तो यहाँ पे 1800 में जो है प्रिंटिंग प्रेस हुआ करी थी और कॉलेज हुआ था 1818 में। ओवर द 19th century मिशनरीज ऑफ स्कूल वर सेट अप ऑल ओवर द इंडिया। आफ्टर 1857 हाउएवर ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज रिलक्टेंट टू डायरेक्ट सपोर्ट द मिशनरी एजुकेशन। देयर वॉज फीलिंग that any strong attack on local custom practices, belief and religious ideas might enrage natives opinion। तो यहाँ पे दिखाया भी गया आपको पिक्चर में that William Carey was a Scottish missionary who helped to establish श्रीरामपुर मिशन। तो श्रीरामपुर मिशन में जो है कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था 1818 में, और एक आपकी प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की गई थी 1800 में। 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मिशनरीज को अपोज कर दी जा रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स। तो अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल। तो व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे डू यू हैव एनी आइडिया हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम। क्या आपको कोई आइडिया कि प्री ब्रिटिश टाइम जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तब चिल्ड्रंस कैसे टॉट किए जाते थे, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल एंड इफ देयर वर स्कूल व्हाट हैपेंड टू दीज ब्रिटिश रूल। तो हम लोग को ये बताना है। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम इन 1830s विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी टॉट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो अब विलियम एडम जो था इन 1854 उसने क्या करा, घूमा हो कौन से जगह में, बिहार और बंगाल में। तो उसके बाद फिर उसने ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन ऑन वर्नाकुलर स्कूल। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इट इंटरेस्टिंग। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला इन बिहार एंड बंगाल। तो एडम ने देखा कि भाई 1 लाख पाठशाला है बंगाल और बिहार में। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट ईच, बट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशाला वॉज कॉन्सिडरेबल। तो उन्होंने बोला कि ये जो
इंस्टीट्यूशन थे, इनमें से 20 स्टूडेंट्स से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ते नहीं थे, लेकिन जो टोटल बच्चे जो पढ़ाए जाते थे पाठशाला में वो तो कॉन्स्टिट्यूट था ओवर 20 लाख, बिकॉज 1 लाख पाठशाला है, हर एक क्लास में 20 स्टूडेंट, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज 20 लाख. Then next, these institutions were set up by wealthy people or local communities. At times they were started by the teacher or guru. तो गुरु भी स्टार्ट कर देता था. The system of education was flexible. Few things that you associated with school today were present in the Pathshala at that time. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboard, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examination, and no regular timetable. In some places, classes were held under the banyan trees. In other places, the corner of the village, shop, or temple, or at the guru's home. Fee depended on the income of the parent. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral. The guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. Students were not separated out into different classes. All of them sat together in one place. The guru interacted separately with a group of children at different levels of learning. तो दोस्तों सबसे पहले ये जो सिस्टम था ये फ्लेक्सिबल था. यहाँ पे कोई चीज़ें, जैसे यहाँ पे कोई फिक्स फी नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, बेंचेस चेयर्स भी नहीं थे, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं था, रोल कॉल रजिस्टर यानी कि जो आपके अटेंडेंस वाले रजिस्टर होते हैं वो भी नहीं थे, और जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन थे वो भी नहीं थे, और रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था. जो क्लासेस थी वो ज़्यादातर बैनियन ट्री जो होता है उसके नीचे की जाती थी, या फिर कॉर्नर ऑफ द विलेज, शॉप और टेम्पल में की जाती थी. कभी कभी गुरु के ही घर में भी की जा सकती थी. जो फ़ी थी वो डिपेंड करती थी इनकम ऑफ पेरेंट्स. अगर कोई ज़्यादा इनकम आ रहा है तो ज़्यादा रुपया देते थे फ़ी के तौर में, और जो कम है जिनकी इनकम नहीं है ज़्यादा वो लोग कम पैसे देते थे. नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पे कि क्या कहते हैं, जो गुरु था वो जैसा बच्चों को पढ़ना था वैसा उनको पढ़ाता था, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग होती थी, और एक साथ बैठते थे वो एक जगह में. ठीक है. फिर नेक्स्ट है एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सिटेटेड फॉर टू लोकल नीड्स. तो विलियम एडम बोलता है कि ये जो था ये तो लोकल नीड्स के लिए था. फॉर इंस्टेंट क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड. और ये आइडिया मैडम ये भी कहते हैं कि भाई ये वाले सिस्टम में जब बच्चे फील्ड में काम करते हैं हार्वेस्ट के टाइम, तब तो ये लोग बच्चों से कहते हैं कि मत आओ, तब तो बच्चे नहीं भी आते हैं, बच्चों की मर्जी, बच्चे कब आए कम नहीं आए. द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड. दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ द पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी. तो मतलब जो पीजेंट फैमिली यानी कि फार्मर्स के बच्चे थे वो भी यहाँ पे पढ़ पाते थे, बिकॉज यहाँ का जो सिस्टम था फ्लेक्सिबल था. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे विलेज पाठशाला. दिस इज द पेंटिंग बाय अ डच पेंटर. तो डच पेंटर ने बनाई है, क्या नाम है, फ्रेंचॉइस सोलविन हु केम इन इंडिया इन लेट 19th century. ही tried to depict the everyday life of people in his paintings. तो नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स. ठीक है. तो ये रहा आपका न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल. Up to the mid 19th century, the company was so concerned primarily with the higher education, so it allowed the local pathshala to function without much interference. After 1854, company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this system this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspection. 1854 में जो हुआ, आफ्टर 1854 जो कंपनी थी उन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो वर्नैकुलर सिस्टम का जो वर्नैकुलर एजुकेशन का जो सिस्टम है इसको सुधारते हैं थोड़ा. उनको लगा कि ये तभी हो सकता है जब हम लोग रूटीन्स करेंगे, नए टाइम टेबल्स आएंगे और प्रॉपर एनुअल एग्जामिनेशन होगी. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा. हाउ कुड दिस बी डन? व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक? It appointed a number of government pundits, so each in charge of looking after 4 to 5 schools. और हर एक के पास 4 था कम से कम 4 to 5 स्कूल में देखने का. The task of the pundit was to visit the pathshala and try to improve standard of teaching. Each guru was asked to submit a periodic reports and was now to be based on the textbook and learning
was to be tested through a system of annual examination. तो यहाँ पे बोला जाता था कि भाई इसने क्या करा, इसमें जो है ये सारी चीज़ देखने के लिए कि भाई गुरु फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जो ये थी गवर्नमेंट, उन्होंने अपॉइंट किए, गवर्नमेंट उस समय कौन थी, कंपनी थी, तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए कुछ पंडित्स, ठीक है, गवर्नमेंट पंडित्स अपॉइंट किए। जो गवर्नमेंट पंडित्स कौन थे, मतलब जो पंडित गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए, तो वो जो पंडित्स है वो कम से कम 4 से 5 स्कूलों में एक पंडित देखता था, ठीक है, 4 to 5 स्कूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दे भी रखा है आपको दैट ईच इन द चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 schools. The task of Pandit was to visit the Pathshala and try to improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit the periodic reports, take classes according to a regular timetable. Teaching was now to be based on textbook and learning and was to be tested by the system of annual examination. और एक बार टीचिंग होगी तो ये नहीं भाई, एनुअल एग्जामिनेशन कराए जाते थे देखने के लिए बच्चों को कितना आ गया है। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे द रेगुलर फी, अटेंड द रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट, ओबे द न्यू रूल्स एंड डिसिप्लिन। पाठशाला विच एक्सेप्टेड दीज न्यू रूल्स वर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो इनके जो नए रूल्स हैं इनको क्या कहते हैं लेते थे, तो उन लोगों को क्या करते थे, उन लोगों को जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, और जो इनका अपोज करते थे उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था गवर्नमेंट की वहाँ से। Over the time, gurus who wanted to be retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास, ठीक है, उन्होंने उनको ये डिफ़िकल्ट लगा, जो गवर्नमेंट बताई थी कि भाई ये करो वो करो, तो उनको वो डिफ़िकल्ट लगा। नेक्स्ट है डियर आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस। इन अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज had been able to go पाठशाला since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance even during harvest time, when the children of poor family had to work in the field. Inability to attend school came to be seen as indiscipline, as an evidence of lack of desire to learn. और उनको ऐसे देखा जाता था कि भाई इनको तो पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो इसलिए स्कूल नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक चीज़ दी है, श्री औरोबिंदो घोष, तो ये पढ़ते हैं। इन द स्पीच डिलीवर्ड ऑन द January 15, 1908 in Bombay, Aurobindo Ghosh stated that the goal of the national education was to awaken the spirit of nationality among the student. कब दी थी इसने स्पीच दी थी 15 जनवरी 1908, ठीक है, तो 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी 1908 में बॉम्बे में इसने स्पीच दी थी, और इसने यही सब कहा था कि नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें, दिस रिक्वायर्ड कंटेम्पलेशन ऑफ द heroic deeds of our ancestors. The education should be imparted in the vernacular so as to reach the largest number of people. Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots, they should also take the fullest advantage of modern scientific discoveries and Western experiments in the popular governments. Moreover, students should also learn some useful crafts so that they could be able to find some moderately employment after leaving their school. नेक्स्ट है हमारा द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। तो एजेंडा हुआ था, द ब्रिटिश ऑफिशियल वर नॉट ओनली अ पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। From early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk about need for wider spread of education. Impressed with the development of Europe, some Indians felt that European education would help modernize India. तो ना सब कोई लोग तारीफ भी कर रहे थे कि भाई वाह वेस्टर्न एजुकेशन आ गई, अब तो इंडिया सुधर जाएगा, पीपल जो है थोड़े मतलब सही हो जाएंगे, और जो वेस्टर्न लर्निंग से मतलब सुधार आ जाएगा उनमें, ठीक है, तो ये वो सोच रहे थे, ठीक है। दे अर्ज्ड ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। You will read some of these efforts in chapter 9. There were other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. तो ऐसा तो होता नहीं, डिजिटल जो चीज़ को सब लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को सभी लोग पसंद कर रहे हैं, तो कोई ऐसे भी लोग थे जो इसका अपोज कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये लोग जो थे इसके अपोजिशन में थे।
नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं एक फेमस कोट जो कि इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस। इंग्लिश एजुकेशन इंस्लेव्ड अस मतलब कि इंग्लिश एजुकेशन ने तो हमें नौकरी बना दिया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी अमंग्स द माइंड ऑफ इंडियंस, यानी कि उनको ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग कितने छोटे लोग हैं, मतलब ये ब्रिटिशर को देखो कितने डेवलप्ड है, कितने वो हैं, तो ये इन्फीरियरिटी उनके मन में आ गई थी। It made them see the Western education as superior and destroyed the pride that they had in their own culture। तो इससे जो प्राइड जो खुद के ओन कल्चर यानी कि इंडियन कल्चर में थी, ये अब वो खो चुके थे। There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians, it cast an evil spell on them. Charmed by West, appreciating everything that come from West, Indians educated in these institutions began to admiring the British rule। जो लोग इस एजुकेशन से पढ़े लिखे हैं यानी कि इंग्लिश एजुकेशन में, वो धीरे धीरे जो ब्रिटिश की चीज़ें को है उनको ज़्यादा एडमायर करने लगती है। वाओ ये तो ब्रिटिश का है, वाओ ये तो कितना अच्छा है। और वो खुद का जो कल्चर है, जो खुद उनके पास डिग्निटी है, जो खुद उनके पास ट्रेडिशन है, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। Mahatma Gandhi wanted us education that could help Indians to recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he urged students to leave the educational institution in order to show British that Indians were no longer willing to be enslaved। तो महात्मा गांधी बच्चों से कहते हैं कि भाई तुम लोग इंस्टीट्यूशन छोड़ो और दिखा दो इन ब्रिटिशर्स को कि भाई हम लोग जो है अभी भी इनके नौकर नहीं बने। महात्मा गांधी strongly felt that Indian education ought to be the medium of teaching। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, तो उनका मानना ये था कि भाई इंग्लिश में एजुकेशन देने से जो इंडियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड हो गए, यानी कि बर्बाद हो गए हैं। डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग, जो उनको उनके खुद की सोशल सराउंडिंग से दूर कर रहे हैं। एंड मेड देम द स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड, इसका मतलब कि खुद के लैंड में मतलब बाहर का आदमी बन जाना, परदेसी। ठीक है। सीकिंग द फॉरेन टंग, despising local culture, the English educated did not know how to relate the masses. Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than the oral knowledge. It valued textbooks rather than the lived experience and practical knowledge। तो महात्मा गांधी का मानना था कि भाई इंग्लिश एजुकेशन में तो ये सिर्फ डिपेंड करती है बुक्स और कॉपीज़ में, ना ही ये लोग ओरल एजुकेशन कराना है। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि जो लाइव एक्सपीरियंस है वो लोग ये करवाते नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह भी नहीं करवाते हैं। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought to develop person's mind and soul, literacy or simplify learning to read and write by itself did not count as education। People had to work with their hand, learn craft and know how different things operate। This would develop their mind and their capacity to understand। तो महात्मा गांधी बेसिकली चाहते थे कि इनको कुछ क्राफ्ट वगैरह सिखाओ ताकि भाई अगर फ्यूचर में इनका इंग्लिश कुछ होता नहीं है तो कुछ तो ये कमा सके। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, महात्मा गांधी अलॉन्ग विद कस्तूरबा गांधी sitting in the Rabindranath Tagore and a group of girls in शांति निकेतन 1940, तो यहाँ पे बैठे थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, जो कि है ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। यहाँ पे एक सोर्स नंबर 3 दिए है, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। तो ये किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने ही कहा। महात्मा गांधी रोड दैट बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट By education I mean an all around drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. Literacy is not the end of education, nor even the beginning. It is only one of the means whereby man and woman can be educated. Literacy in itself is not education. I would therefore begin the child education by teaching it a useful handicraft and enabling to produce from the moment it begins the training. I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such system of education. Only every handicraft had to be taught, not merely mechanically
as it is done today, but scientifically, that the child should know why and wherefore of every process. नेक्स्ट ये है, तो यहाँ पे जो है लिख रखा है कि द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो है दे रखा है कि भाई लिटरेसी का मतलब यही थोड़ा ना होता है कि तुम बच्चों को लिखा पढ़ाओगे, एग्ज़ाम करवाओगे, हो गया। उनका मतलब ये था कि उनको कुछ इस काबिल बनाओ कि भाई उनको हर चीज़ पता होगी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, मोर वाई ओवर, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने लिखी थी। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from the that set up by the British. टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अबॉर्ड ऑफ पीस क्या था, शांति निकेतन, ठीक है। मैनी यू हैव हर्ड अबाउट शांति निकेतन, डू यू नो वाई इट वॉज established and by whom? Rabindranath Tagore started institution in 1901। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्टार्ट किया था 1901 में। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। टैगोर यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो स्कूल जाने से बहुत ही ज़्यादा उनको नफरत थी। He found schools as suffocating and oppressive. The school appeared like a prison for he could never do what he felt like doing. So while other children listened to the teacher, Tagore mind would wander away. तो जब और बच्चे टीचर को ध्यान से सुनते थे तब टैगोर जो था वो अपने ख्याल में, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने ख्याल में खोए रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिस्टन यहाँ पे क्या है, द एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल डेज इन कलकत्ता shaped Tagore ideas of education. On growing up, he wanted to set up the school where child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. टैगोर felt that childhood ought to be the time of self learning. टैगोर क्या सोचता था, चाइल्डहुड कैसा टाइम है, सेल्फ लर्निंग का। वो चाहता था मैं ऐसा स्कूल बनाऊँ जहाँ पे जो है बच्चे खुश हो, जहाँ पे वो लोग फ्रीली घूम सके, क्रिएटिव हो, और जहाँ वो एक्सप्लोर कर सके उनके खुद के थॉट्स और डिज़ायर। Outside the rigid and restricting discipline of schooling system set up by the British, teachers had to be imaginative, understand the child, and help child to develop their curiosity. According to Tagore, the existing school killed the natural desire of child to be creative and her sense of wonder. Dennis Tagore was of the view of the creative learning could be encouraged only within the natural environment. So he set up school 100 kilometer away from Calcutta. तो उन्होंने स्कूल का बनाया 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता, ठीक है। इन द रूरल सेटिंग ही सॉ दैट abode of peace, Shanti Niketan, where living in harmony in nature, children could cultivate their natural creativity. In many sense, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar way. There were, however, differences too. Gandhi was highly critical of Western civilization and its worships of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as best within the Indian tradition. He emphasized the teach to science and technology at Shanti Niketan along with आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। तो ये सारी चीज़ें वो शांति निकेतन में कराते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो गांधी थे वो हाईली क्रिटिकल थे वेस्टर्न एजुकेशन के, वहीं ना वहीं टैगोर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चाहते थे कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन साथ ही साथ जो आपकी इंडियन एजुकेशन है वो दोनों मिक्स हो गए एक साथ है, और देखा जाएगी किस तरह वो देखती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देश ने लिखा है कि many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned. Some wanted change within the system set up by the British and felt the system could be extended so as to include wider sections of people. Others urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to be defined when truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस के बाद तक चलता रहा। फिर नेक्स्ट है
चिल्ड्रन प्लेइंग इन मशीनरी इन द स्कूल कॉम्बिने, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं शांति निकेतन की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट, एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन, तो इसके बाद डायरेक्ट यही है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट ये आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन हमारी जो पुरानी बुक है उसमें गिवन है, तो ये अब आप मत ही पढ़ो, क्योंकि जब है ही नहीं बुक में तो पढ़ के क्या फ़ायदा। अगर होता तो पढ़ने में मतलब वो भी होता ना कि भाई चलो दिया है सोर्स तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब वो सोर्स है ही नहीं आपकी बुक में, तो छोड़ो एल्सवेयर। हमारी बुक में दिया था, ये पुरानी बुक है क्योंकि मेरी, इसलिए ये मेरी बुक जो है 22 to 23 की एडिशन की है, बट आपकी बुक जो है वो नई एडिशन की, विच इज़ 2023 to 2024, ठीक है। तो अब आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट में, जो कि है आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले दिया है विलियम जोन्स, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर, गुरु, लर्निंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट या क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो ऑब्वियसली तो विलियम एजुकेशन जोन्स था, उनकी जो रिस्पेक्ट थी कल्चर के लिए, यानी कि वो कल्चर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे ये, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रखी है इसकी वॉल्यूम, तो ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो लर्निंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट चाहते थे, तो यहाँ पे आपका ये सही है। थॉमस म्यूकिले, थॉमस म्यूकिले जो था क्या था, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, और महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, और पाठशाला गुरु। तो ये तो मैच द फॉलोइंग तो हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कलर चूज कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार, तो मैं ले रही हूँ ये कलर। अब देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जेम्स मिल वॉज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट, तो हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड इज द 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India। तो इसमें देखा 1854 जो डिस्पैच हुआ था एजुकेशन का, वो फेवर में था इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। देन नेक्स्ट इज महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ द एजुकेशन। महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, यानी कि लिटरेसी का प्रमोशन होना ही बहुत इंपॉर्टेंट नेम था एजुकेशन का। फॉल्स, महात्मा गांधी चाहते थे कि ज़्यादातर जो है वो उसमें ध्यान दें हैंडीक्राफ्ट वगैरह में, तो ये भी फॉल्स है। रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्ट टू बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। फॉल्स, वो तो चाहते थे वो लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में इंजॉय करें, तो ये हमारा यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेट्स डिस्कस में, तो यहाँ पे व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। सो विलियम जोन्स हैड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर बोथ एंशिएंट इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। He thought that in order to understand India, he thought that study of sacred texts was necessary in order to understand India. Then आप लोग next point क्या लिखोगे? He was of the view of that a new study of these texts would not only have British to learn from Indian culture, but will also have Indian to rediscover their own heritage. इसका मतलब ये है कि भाई उनके तो बहुत रिस्पेक्ट थी, एंशियंट और वेस्टर्न कल्चर दोनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। दूसरा पॉइंट ये कि वो चाहते थे कि भाई स्केट टेक्स्ट की जो स्टडी है वो नेसेसरी है ताकि इंडिया को समझ पाए। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई वो इस ख्यालात में थे कि भाई अगर हम लोग स्केट टेक्सेस की ये स्टडी करेंगे तो इससे ना तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होगा, बट ऑल्सो जो इनके इंडियंस होंगे वो भी अपनी जो हेरिटेज है उसको फिर से डिस्कवर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डिड जेम्स मिल थॉमस मैक्यूले थिंक डेट यूरोपियन एजुकेशन वॉज एसेंशियल इन इंडिया। सबसे पहले मैं आंसर इंग्लिश में बता रही हूँ। सो जेम्स मिल एंड थॉमस मैक्यूले दे थॉट दैट एजुकेशन शुड बी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। देन सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखोगे कि क्या कहते हैं, दे फेल्ट दैट Indian should be made familiar with the advances made in the West. Then आप लोग लिखोगे they thought that Indians are uncivilized and needed to be civilized, यानी कि वो लोग चाहते थे कि जो भी लर्निंग करा रहे हो वो यूज़फुल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। दूसरा वो कह रहे थे कि भाई
क्या कहते हैं, अब अगर अब अगर लर्निंग ही हो रही है तो जो इंडियंस हैं उनको फैमिलियर होने चाहिए जो भी एडवांसेस हम लोग वेस्ट में कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं आप लोग इंडियंस को भी बताओ। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो लोग कह रहे थे कि भाई जो इंडियंस हैं वो अनसिविलाइज्ड है और उन्हें सिविलाइज्ड होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच इंडियंस हैंडीक्राफ्ट्स। महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट क्यों पढ़ाना चाहते थे, हैंडीक्राफ्ट्स को इतना प्रमोशन क्यों देते थे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि महात्मा गांधी gave more emphasis to skilled education rather than ability to read and write, because he thought that one must learn the necessary skills so that he could earn a livelihood. Hence he wanted to टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। मतलब महात्मा गांधी जो है हैंडीक्राफ्ट में इसलिए ज़्यादातर प्रमोशन करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि भाई किसी को हैंडीक्राफ्ट सिखा, तो मतलब अगर उसका इंग्लिश लिटरेचर नहीं होता है तो कम से कम फ्यूचर में कुछ कमा सके वो हैंडीक्राफ्ट सीख कर। नेक्स्ट है, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन इंस्लेव्ड इंडियंस। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। इसका आंसर आप लोग इतना सा लिखोगे कि महात्मा गांधी थॉट दैट इंग्लिश एजुकेशन had created a sense of inferiority amongst Indians. Many English educated Indians began to follow Western way of life. Other educated Indians disrespect the Indians. Thus महात्मा गांधी believed that English education had enslaved Indians. यानी कि महात्मा गांधी ने देखा कि कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन ने क्या करा, इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियंस के बीच में कि भाई ये हम लोग तो छोटे लोग हैं, वो लोग तो बड़े हैं, उनको तो इंग्लिश आती है वगैरह, इतना क्रिएट कर दिया था सेंस। और साथ ही साथ बहुत सारे जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे वो लोग जो थे वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ फॉलो करने लगे थे। उसके बाद बहुत सारे और जो अदर इंग्लिश एजुकेटेड थे वो लोग हमें डिसरिस्पेक्ट करने लगे थे, इसलिए वो बिलीव करते थे कि भाई इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड इंडियंस। देन यहाँ पे फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट व्हाट दे स्टडीड इन द स्कूल। फाइंड आउट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर स्कूल और एनी स्कूल इन द एरिया यू लिव। तो ये देखो ये सारा काम तो आपका काम है, आपको करना है ये, ठीक है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई हैव दैट यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।